सर जो आपने बाकी हिस्ट्रीज पढ़ी हैं, रोमन हिस्ट्री, चाइनीज़ हिस्ट्री, सबसे इंटरेस्टिंग आपको इंडिया के बाद कौन सी हिस्ट्री, कौन सी कंट्री की, और कुछ अगर आप सरप्राइजिंग फैक्ट्स उसके बता पाओ जो आप आज भी ऑब्जर्व कर रहे हो उनकी हिस्ट्री में ऐसा रहा है, कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग बात अगर आप किसी और कंट्री की हिस्ट्री की बता पाओ जो आपके माइंड में आ रही है। आई थिंक हर जगह की हिस्ट्री अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो हर जगह बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल रोम का जो हिस्ट्री है वो मोस्ट लाइकली ग्रीस से आया है। मतलब जो रोमन्स थे, जो ओरिजिनल रोमन्स थे, अकॉर्डिंग टू उनका जो मिथोलॉजी है, दे केम फ्रॉम ग्रीस। जब ट्रोजन वॉर हुआ, ट्रॉय का जो पतन हुआ, उसमें से कुछ लोग भाग कर वेस्टवर्ड गए और ग्रीस के बिल्कुल वेस्ट में इटली है। तो आई थिंक उनका ये मानना है कि द फाउंडर्स ऑफ रोम वेर समहाउ रिलेटेड टू द पीपल ऑफ ग्रीस, और उनके कल्चर और सिविलाइजेशन बहुत सिमिलर है। तो मिथिकल फाउंडेशन ऑफ रोम क्या है कि देवर टू ब्रदर्स जिनको एक शी वुल्फ ने रेज किया। रोम का जो सिंबल है, इट इज़ अ फीमेल वुल्फ हु इज़ गिविंग मिल्क टू 2 ह्यूमन बेबीज़। तो उनका फाउंडेशनल मिथ है कि 2 भाई थे, ट्विंस, रीमस एंड रोम्यूलस, जिनको इस शी वुल्फ ने मिल्क दिया और उनको बड़ा किया। और फिर बड़े होने के बाद उन दोनों में युद्ध हो गया और रीमस को रोम्यूलस ने हराया और मार दिया, और फिर रोम्यूलस के नाम से रोम का नाम आया, और वहाँ से रोमन सिविलाइजेशन एम्पायर की शुरुआत हुई। तो ये मिथोलॉजिकल फाउंडिंग स्टोरी है रोम की। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और रोमन हिस्ट्री बहुत ट्यूमल्चुअस है, ऊपर नीचे बहुत कुछ हुआ। उन्होंने कार्थेज से लड़ाई की। कार्थेज में एक महान जनरल था जिसका नाम था हैनिबल बारका। उसने मेडिटेरेनियन ओशन, जो नॉर्थ अफ्रीका में है, उसने मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस किया, इटली में उसने चढ़ाई की, और फिर उसने एक बहुत भयानक डिफीट दिया रोम को। लेकिन उसको फिर रीइंफोर्समेंट नहीं मिले क्योंकि उसके जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने टाइम वेस्ट किया, और इवेंचुअली हनीबल इसके कारण से हार गया। फिर रोम ने ये प्रतिज्ञा ली कि कार्थेजो देलेंदा एस्ट, मतलब कार्थेज को ख़त्म करना है। एंड इवेंचुअली पोम्पेई नाम का उनका जनरल था, उसने उल्टा क्रॉस किया मेडिटेरेनियन सी को, कार्थेज को अटैक किया, हराया, और फिर पूरा का पूरा फ्लैट कर दिया कार्थेज को। वहाँ के जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स थे उसमें उसने नमक बो दिया ताकि वहाँ पर कभी कुछ और उगे नहीं, सदियों तक। पूरी तरह से ध्वस्त और डिस्ट्रॉय कर दिया कार्थेज को। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर जूलियस सीजर की तो कहानी हर कोई जानता है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है। सर उसकी बताओ, 300 जो मूवी थी उसमें, वो ग्रीस की है। हाँ, अच्छा, वो ग्रीस की, और वो इससे पहले हुआ था जो आप बता रहे हो? हाँ, इससे पहले हुआ था। और उसमें वो सही में जो उसका, जैसे उसमें दिखाते हैं जो विलन होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और हाइट भी काफ़ी होते हैं। तो उस टाइम पे ऐसे थे मतलब लोग? आज भी ऐसे लोग हैं 7 फुट के, आज भी लोग मिलेंगे आपको ऐसे। सो एग्जैक्टली क्या हुआ था वो हम जानते नहीं है। 2500 वर्ष, रफली 2500 वर्ष पहले की बात है ये। तो 2500 वर्ष तक आप एक कहानी बार बार दोहराएंगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, तो कुछ ना कुछ एग्जैजरेशंस आ जाएंगे उसमें। इसे चाइनीज़ विस्पर्स कहते हैं। हाँ, तो ये जो 300 की स्टोरी है वो एक्चुअली 700 की स्टोरी है। एक्चुअली 700 सोल्जर्स थे स्पार्टा के। और क्या हुआ था कि जो पर्शिया का जो एम्परर था, उसका नाम था क्षयर्ष। उसका नाम क्षयर्ष था, जिसको ग्रीक में बोलते ज़र्क्सिस। उसका एक्चुअल नाम था क्षयर्ष। तो ज़र्क्सिस ने ग्रीस पर आक्रमण किया और स्पार्टा के 700 सैनिकों ने एक जगह पर ग्रीस की पर्शिया की आर्मी को रोक दिया 3 दिन के लिए। उस जगह का नाम है थर्मोपिले, हॉट पासेस। और वहाँ पर 700 सोल्जर्स 1 लाख से अधिक लोगों की आर्मी के सामने लड़ते रहे। 3 दिन तक उन्होंने रोक के रखा, फिर वो सब मर गए, और फिर पर्शिया का आक्रमण आगे बढ़ा। इवेंचुअली वो जीत गए पर्शिया वाले, लेकिन उससे काफ़ी सारा ग्रीस बच गया बिकॉज ऑफ दिस 3 डे स्टैंड वहाँ पर। तो ये 300 द बैटल ऑफ थर्मोपिले कहते हैं इसको। तो उनका जो किंग था उसका नाम था लेओनिडास, और वहाँ पर वो एक अभी भी स्थानक है वहाँ पर, जो मेमोरियल स्टोन है वहाँ पर, जिसमें लिखा है कि भाई हम यहाँ पे लड़े और मरे, आप हमें याद कीजिए। दैट्स सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये एक्चुअली हुआ था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पर्शिया का उस समय बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसे कहते हैं हक्षामनीश एम्पायर, अकेमेनिड एम्पायर। और पर्शिया बहुत पावरफुल था। उनकी पूरी हिस्ट्री जो है, प्री इस्लामिक हिस्ट्री, उसमें पर्शिया ने भारत पर एक बार भी आक्रमण नहीं किया। हमेशा उनके आक्रमण वेस्टवर्ड्स गए, वेस्ट 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 और नॉर्थ, कभी भी भारत में नहीं। इंटरेस्टिंग।
ये तो सोचने वाली बात है। क्यों ऐसा है बोलिए? इसका कारण ये है कि पर्शिया वॉज एन डॉटर ऑफ इंडिया। उनका जो रिलीजन है, जिसे कहते हैं ज़ोरोआस्ट्रियन रिलीजन, वो कुछ 3000 वर्ष पुराना है। और इस रिलीजन की शुरुआत की ज़रथुस्त्र ने। ज़रथ का मतलब है येलो या गोल्डन, और उस्त्र का मतलब क्या है? ऊंट। ये संस्कृत शब्द है। और ज़रथुस्त्र का जन्म हुआ था मोस्ट लाइकली बल्ख में, बाहलीक, जो गांधार में है, जिसको आज अफगानिस्तान कहते हैं। और उनका जो रिलीजन और कल्चर था बिफोर ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, वो क्या था? वैदिक हिंदुइज्म था। और ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म जो है वो बहुत सिमिलर है टू वैदिक हिंदुइज्म, बट काइंड ऑफ थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ऐसा है। तो देव को खराब बोलते हैं और असुर को अच्छा बोलते हैं। हमारे कल्चर में उसका उल्टा है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो पर्शिया केम आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ वेस्टवर्ड माइग्रेशन ऑफ इंडियंस, ओल्ड एंशिएंट इंडियंस। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, आई थिंक जो रोगन भी ऐसा मानता था किसी समय पे कि ये मून लैंडिंग फेक था, कि उन्होंने हॉलीवुड में सब बनाया है, ठीक है, ऐसा लोग बोलते थे। मेरा ये प्रश्न है कि हम जानते हैं कि 1960s में पूरे यूएस का 2% 3% नेशनल बजट नासा में डाल दिया गया। हम जानते हैं उन्होंने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए इस चीज़ के लिए, हज़ारों साइंटिस्ट को जॉब पे रखा बहुत साल तक। हम जानते हैं उन्होंने कितने एस्ट्रोनॉट्स को एक्चुअली ट्रेन किया है, हम जानते हैं। हम जानते हैं उन्होंने सैटर्न 5 रॉकेट्स बनाए हैं। और हम जानते हैं कि उसके टेक ऑफ का भी वीडियो बहुत सारे हज़ारों जर्नलिस्ट ने और सिविलियंस ने लिया है। तो ये सब करने के बाद मून क्यों नहीं भेजेंगे किसी को? ये समझाओ मुझे। बट सर फिर इतने सालों बाद ये बात भी क्यों उठ के आई? कौन सी बात? ये फेक इमेजेस हैं। लोग कहानी इनफैक्ट बना उसके BTS आ रहे हैं कि ये देखो ऐसे शूट हुआ है। उस डॉक्यूमेंट्री में अब है। लोग बहुत सारे क्लेम्स करते हैं बिकॉज दे, आई डोंट नो व्हाई, क्यों करते हैं, लेकिन हमारे पास सारा एविडेंस है कि नासा एग्जिस्ट्स। उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया, उन्होंने इतना सारा रॉकेट्स भी टेस्ट किए, बहुत सारे फेल हुए, हम जानते हैं सब हुआ है। सो इन द लाइट ऑफ ऑल दिस एविडेंस मून लैंडिंग मोस्ट लाइकली हुए ही होंगे ना। सर पिक्चर्स पे बिलीव ना करें, एविडेंसेस पे बिलीव ना करें, फिर किस पे बिलीव किस पे बिलीव करेंगे? कहानियों पे? तो खुद तो जाके चेक कर नहीं सकता आदमी, तो कैसे बिलीव सो जो हमारे पास एविडेंस मिलता है उसके ऊपर से वी हैव टू यूज आवर इंटेलिजेंस एंड फाइंड कि हमारे लिए अकॉर्डिंग टू मी सबसे बेस्ट क्या है। एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं है? हाँ, तो मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली मून लैंडिंग्स हुए हैं फ्रॉम वॉट एवर आई अंडरस्टैंड। अब मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ, लेकिन आई एम श्योर देयर आर मोर इंटेलिजेंट पीपल आउट देयर, मच मोर देन मी। अगर वो कह रहे हैं तो मे बी वी शुड टेक इट। क्योंकि अगर पिक्चर्स को देख के या वीडियोस को देख के बिलीव करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी भी वीडियोस आई हैव सीन जिसमें एक्चुअली ये रिपोर्ट्स हैं। देयर वाज दिस फ्लाइट इन 1970s है, मुझे वो ईयर याद नहीं है, उसने टेक ऑफ किया और वो लैंड कर रहा है आफ्टर सम 20 ईयर्स, ठीक है। तो उसकी न्यूज़पेपर क्लिप्स भी हैं और उसकी लैंडिंग की रिपोर्ट्स भी है कि ये लैंड हुआ है सो एंड सो एयरपोर्ट। ये भी है और एक वो भी है कि फ्लाइट उड़ी है और वो मिसिंग है, मतलब वो लैंड नहीं, वो गायब ही हो गई। वो तो आई हैव सीन कि वो तो हो गया था, वो तो क्रैश हो गई थी ना, पानी में मिली। वो हाईजैक हुआ था इनफैक्ट। एक था ना MH370, आज तक मिला नहीं। हाँ, कहाँ गया वो भाई? उसी की बात हो रही। उसे एलियंस लेके गया। आई मीन वी डोंट नो व्हाट हैपेंड। मोस्ट लाइकली वो क्रैश हुआ है, लेकिन उसको कभी उसका एक पीस भी मिला नहीं है। तो दैट्स अ ह्यूज मिस्ट्री, बिगेस्ट मिस्ट्री इन ओशन में ही ऑब्वियसली कहीं गिरा होगा जाके कहीं, हाँ, जो एक्सप्लोर नहीं हुआ है अभी तक हमने। हाँ, सदर्न इंडियन ओशन बहुत बड़ा है और वहाँ पर कोई है नहीं। तो अगर वहाँ पे प्लेन चला गया तो इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड इट। बहुत वो ट्राई किया है ढूंढने को, लेकिन आज तक उसका एक टुकड़ा भी मिला नहीं है। सो दैट्स अ बिग मिस्ट्री, बट मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जैसे आप कह रहे हो, वहाँ पे जाके डूब गया होगा। या तो सर आप तो अब पता लग रहा है आप लॉजिकल चीज़ों पे जाते हो ज़्यादा, पिक्चर्स पे भी आप आसानी से बिलीव नहीं करते। सुनी सुनाई बातों पे प्रत्यक्ष पिक्चर्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, वीडियोस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो क्या है भाई, फोटोशॉप क्या है, और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं इन सॉफ्टवेयर में, कुछ भी बना सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स से क्या कुछ नहीं कर सकते आप। सही बात है, वो तो AI आ गया, लोग AI भी आ गया भाई। आवाज कोई गा कोई रहा है, मुंह जॉ ऐसे चल रहा है जैसे एग्जैक्टली वही बोला जा रहा है, परफेक्ट चीजें हो रही हैं। तो सो इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव व्हाट टू बिलीव, टू नो व्हाट टू बिलीव ना। आज ये स्थिति हो गई है।